बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं साथी बसंत त्रिपाठी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बसंत जी कई विधाओं में सक्रिय हैं एक साथ, और उनके जो कविता संग्रह हैं उनके नाम बहुत मैं अभी देख रहा था। सहसा कुछ नहीं होता, मौजूदा हालात को देखते हुए, ये आज जुड़ रहा है इसलिए मैं इनके नाम पढ़ना चाहता हूँ। उत्सव की समाप्ति के बाद, और हाल ही में उनका एक संग्रह आया है नागरिक समाज। कुछ पंक्ति है बसंत जी की। इस सदी को समझने के लिए नहीं चाहिए बहुत सिद्धांत, बहुत रोशनी या भाष्य कई, इसे तो उस अतृप्ति से भी जाना जा सकता है जो लगातार सबके भीतर जमा हो रही है, जमीन में क्षार की तरह। बसंत जी। धन्यवाद। आज का ये जो संगमन का विषय है उसको मैं प्रेमवत जी ने भी कहा था और मेरी भी इच्छा भी थी कि मैं निराला की प्रसिद्ध कविता है कुकुरमुत्ता, उसके हवाले से मैं कुछ बात कहना चाहूँगा। तो एक छोटा सा मैंने एक टिप्पणी तैयार की, वो लिखित टिप्पणी, मैं उसको पढ़ूँगा ही। शीर्षक ही इसका कला में लोक और अभिजात्य का द्वंद्व वाया कुकुरमुत्ता। कला में लोक और अभिजात्य की बहस ऊपरी तौर पर दो कला दृष्टियों की बहस लगती है, लेकिन वस्तुतः ये दो वर्गीय अभिरुचियों की बहस है। ऐसी अभिरुचियां जो पूंजी, सत्ता और शक्ति से संपन्न अथवा विपन्न होने के क्रम में एक दूसरे पर सवाल खड़े करती है। पूंजी और सत्ता यदि कला में निवेश करती है तो उसका एक उद्देश्य अनुकूलन भी होता है। अनुकूलन की यह इच्छा कला और कलाकार दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है। ऐसा अनुकूलन लोक और शास्त्रीय दोनों ही तरह की कला के लिए घातक होने के साथ साथ सृजनात्मक शक्ति को नष्ट करने वाला भी होता है। इस द्वंद्व की शुरुआत तब हुई जब भाषा, साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र विकसित होने के बाद राज्याश्रय की ओर उत्सुकता से निहारने लगे, अथवा राज्य या व्यवस्थाएं उनकी लोकप्रियता के चलते उन्हें अपने आश्रय में लेने को उत्सुक हो उठी। साधारण जन के बीच जन्मी और विकसित होने वाली भाषा या कला उत्तरोत्तर कैसे अभिजात या शास्त्रीय होने के क्रम में जन से अपनी निकटता खोने लगती है, इसके सैकड़ों उदाहरण दुनिया के इतिहास में मौजूद हैं। यहाँ भी उनमें से कई सारे उदाहरण पेश किए गए, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। भारत में भी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भाषा, साहित्य, संगीत, नाटक, वास्तुशिल्प और पहनावे व खानपान तक में इस द्वंद्व के कई रूप देखने को मिलते हैं। 19वीं शताब्दी की औपनिवेशिक आधुनिकता ने इस द्वंद्व को अधिक तीखा और संवाद विहीन किया। एक तरफ कथित शिक्षित और शिष्ट समाज में पारंपरिक कला रूपों के प्रति उदासीनता या नकार की वृत्ति बढ़ी, तो दूसरी ओर पारंपरिक कला रूपों ने परंपरा से प्राप्त लोक प्रचलित स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ाकर साधारण जन को अपना मुख्य भावक बनाया। इस द्वंद्व के कारण भावक के स्तर पर भी दो भिन्न समुदाय एक दूसरे के सामने विरोधी की मुद्रा में खड़े होते गए। अपनी कलात्मक चेतना और सृजनात्मक शक्ति के द्वारा बहुत कम सर्जकों ने इस द्वंद्व से पार जाने की कोशिश की। हबीब तनवीर, कुमार गंधर्व, निराला या नागार्जुन जैसे कुछ गिने चुने नाम हमारे सामने हैं। किसी भी संघर्ष से पार जाने की पहली शर्त तो यही है कि उस संघर्ष के मूल को समझा जाए, जो उसके केंद्र में है। मैं निराला की प्रसिद्ध कविता कुकुरमुत्ता के बहाने लोक और अभिजात्य, या ठीक कहें तो जन और अभिजन के बीच 20वीं शताब्दी के मध्य, खासकर आज़ादी के 2 दशक पहले से लेकर 2 दशक बाद उभरे द्वंद्व को समझने का प्रयास करूंगा। यह समय इसलिए चुना गया,
इसलिए क्योंकि निराला इस कविता में जिस द्वंद्व को रेखांकित करते हैं वह इसी समयावधि में अधिक तीखा हुआ। निराला अपनी कविता की समाप्ति इस निष्कर्ष से करते हैं कि कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता। ये यहाँ से कविता खत्म होती है कि कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता। वैसे हाइब्रिड खेती ने निराला के इस निष्कर्ष को अस्वीकार कर दिया है। हालांकि वह हाइब्रिड किस्म का कुकुरमुत्ता या कि मशरूम ही है। जिसने भी बारिश के दिनों में घूम घूम कर कुकुरमुत्ते इकट्ठे किए हैं और उसका स्वाद लिया है, वह इनके यानी कुकुरमुत्ता और मशरूम जो हाइब्रिड मशरूम है वह इनके फ़र्क को जानता है। अब तो संगीत और रंग के सामने बड़ी चुनौती डिजिटल माध्यम की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तमाम चर्चाओं के बीच ज्ञान और साहित्य कैसे अपने स्वत्व की रक्षा करेंगे, यह सवाल भी बहुत खौफनाक रूप में हमारे सामने खड़ा है। कुकुरमुत्ता कविता को देखने के दो तरीके हैं। पहला तो यह कि यह काव्य के अभिजात्य रूप से मुक्ति की घोषणा के साथ साथ अभिजात्य रूप का उपहास भी है, जिसकी विधिवत शुरुआत प्रगतिवादी दौर की कविता से हो चुकी थी। खुद निराला भी अभिजात्य शैली से मुक्ति चाहते थे, जो छायावाद के नाम पर कविता को घेरे हुए थी। दरअसल छायावाद की ऐतिहासिक भूमिका की समाप्ति के पश्चात खुद छायावादी कवि उसके अंत की घोषणा कर चुके थे और बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे। दूसरा तरीका इस कविता को समझने का दूसरा तरीका यह है कि कुकुरमुत्ता के जरिए उस जन को समझने की कोशिश की जाए जो इतिहास की चालक शक्ति होने के बावजूद पहचान और स्वीकृति से वंचित है। यह कविता दो भागों में है। पहले भाग का ऊपरी आवरण व्यंग है, यह एक रूपक है। गुलाब कुकुरमुत्ते को संबोधित करते हुए उसके महत्व को नकार रहा है। हालांकि गुलाब को इससे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं, अथवा वह उसकी बात सुन भी रहा है या नहीं, कविता में इसके कोई संकेत नहीं है। कविता का दूसरा भाग पहले भाग से बिल्कुल अलग है। पहले भाग के कुकुरमुत्ते और दूसरे भाग के कुकुरमुत्ते में गुण या चारित्रिक दृष्टि से भी कोई समानता नहीं है। फिर भी दूसरे भाग में जो कथा है वह पहले भाग के कुकुरमुत्ते के दावे को पुष्ट करता है। मेरे इस लेख का उद्देश्य दूसरे तरीके के माध्यम से जन और अभिजन के बीच के द्वंद्व को समझना है। दो भिन्न अभिरुचियों के बीच बहस और संवाद आज़ादी के महास्वप्न के साथ लगातार प्रबल हुआ। यह बहस आज़ादी के बाद के 2 दशकों तक भी चली, यानी तब तक जब तक नेहरू युग समाप्त नहीं हो गया। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि नेहरू युग में स्वस्थ बहसों के लिए जो जगह थी वह बाद में कम होती गई। 20वीं शताब्दी के मध्य में मुख्यतः 2 तरह की बहसें थीं, जन और अभिजन के बीच की बहस तथा अभिजन और अभिजन के बीच की बहस। अभिजनों के बीच यह बहस या द्वंद्व जन से जुड़ाव को लेकर और नैतिकता को लेकर थी। इस दृष्टि से यदि केवल साहित्य को ही ध्यान में रखें तो चित्रलेखा, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप उपन्यास जो है, उर्वशी, लहरों के राजहंस आदि उल्लेखनीय हैं। लेकिन जन और अभिजन के बीच का द्वंद्व जो लोक और शास्त्र की सीमा का स्पर्श करता था वह गबन के देवीदीन और रमानाथ के बीच, निराला की कुकुरमुत्ता कविता में, रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध गेहूं और गुलाब, नागार्जुन और मुक्तिबोध की कविताएं और धूमल की कविताएं विशेषकर मोचीराम और पटकथा में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यदि इस बहस की वजह पर गौर करें तो यह लोक और जन, यह जन और अभिजन के बीच की बहस है। इसके बीज 19वीं शताब्दी के भारत में छिपे हैं। लोक से विलग होकर अभिजन में रूपांतरित दृष्टि स्वयं लोक के निषेध का सामना करने की स्थितियां लेकर विकसित हुई थी। हिगेल इसे ही नेगेशन ऑफ नेगेशन अर्थात निषेध का निषेध कहते हैं। यह निषेध तभी रूपाकार होता है जब परिस्थितियां अनुकूल हों। जाहिर तौर पर औपनिवेशिक भारत के 20वीं शताब्दी का मध्य ऐसी अनुकूल परिस्थितियों के विकास में सहायक था। हिगेल और बाद में मार्क्स ने निषेध के निषेध को विकास की अनिवार्य शर्त माना था। यहाँ सवाल यह पैदा होता है कि लोक और अभिजन के बीच का यह द्वंद्व कला के विकास के लिए ज़रूरी है अथवा घातक। इस प्रश्न को मैं फिलहाल यहीं छोड़ रहा हूँ। कुकुरमुत्ता अपने आरंभिक संबोधन में गुलाब को अशिष्ट कहता है। यह सवाल मन में उठता है कि गुलाब ने आखिर कौन सी अशिष्टता कुकुरमुत्ते के साथ की थी। वह तो बेचारा मौसम आने पर खिला था, लेकिन अशिष्टता उसने की थी। सर्वहारे के प्रति उदासीनता, उसके जीवन संघर्षों के प्रति उपेक्षा
और अपने में तुष्ट रहना यानी आत्मतुष्ट होना 20वीं शताब्दी के मध्य इसे अशिष्टता नहीं तो और क्या कहा जाएगा। कुकुरमुत्ते के क्षोभ का कारण यही है। क्या भयानक समय में डाल पर खुशी से इतराना अशिष्टता नहीं है? ध्यान दीजिए कि यह कविता 1941 में लिखी गई थी। वह दूसरे महायुद्ध का दौर था। भारत में भी कई तरह की पाबंदियां और संसाधनों की लूट जारी थी, जिसकी परिणति बंगाल के भयंकर अकाल के रूप में हुए। बर्तोल्ट ब्रेख्त ने भी 1940 के आसपास ही अपनी प्रसिद्ध कविता अगली पीढ़ी के लिए में लिखा था, ये ब्रेख्त की पंक्ति है, वह जो हंस रहा है सिर्फ इसलिए कि भयानक खबरें अभी उस तक नहीं पहुंची। लगभग इसी तरह ही निराला कुकुरमुत्ता गुलाब को अशिष्ट कहता है। कुकुरमुत्ता गुलाब को अशिष्ट कहने के क्रम में दो और कड़वी बातें कहता है। शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, तभी साधारणों से तू रहा न्यारा। और दूसरा, रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी। गुलाब की आलोचना उस अभिजनवादी जीवन शैली की आलोचना है जो अपने मूल चरित्र में परजीवी है। जन से विकसित हुआ यह वर्ग अभिजन होते ही अपनी जन संबद्धता खोकर अभिजन में रूपांतरित हो जाता है। वह माली को जाड़ा घाम सहाकर और कितनों को गुलाम बनाकर ही खुशबू और रंगो आप पाता है और फिर वह खानदानी कहलाने लगता है। यद्यपि अब उसने अपनी निर्माणकारी शक्ति खो दी है। अब उसका दर्शन और उसकी फैलेसी चाहे जो हो, लेकिन कुकुरमुत्ता के लिए तो बकरा ही है। कुकुरमुत्ता उस कविता में उसमें कहता भी है, निराला लिखते हैं कुकुरमुत्ता की बात, कि तू है बकरा मैं हूं कौलिक। कुल पर अभिमान श्रमशून्य परजीवी अभिजन की पहचान है। इसलिए वह अपने वास्तविक रूप में यथास्थितिवादी होता है, यानी विकास और गति का विरोधी। मुक्तिबोध इसी अभिरुचि को जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि कहते हैं। कला और जीवन परस्पर गुंथे हुए होते हैं और दोनों तभी तक अपनी सर्जनात्मकता को बचाए रखते हैं जब तक कि वे गतिशील और विकासोन्मुख होते हैं। कला या साहित्य का कोई रूप जब विशिष्ट होकर स्थिर हो जाता है, तब पूंजीपति लाभ कमाने के लिए उसमें निवेश करता है। राज्य अपना हित साधता है। यह तभी संभव है जब गति में अवरोध और विक्षोभ की स्थिति पैदा हो जाए। नदियों में बड़े बांध बनाकर बिजली पैदा करने और उसे विशिष्ट क्षेत्रों को सौंपने और कुछ क्षेत्रों को सिंचित करने की तरह है यह पूरा का पूरा उपक्रम। यह उत्सव धर्मी कृत्य है, न कि निर्माण और विकास की चिंतन प्रियता से अभिप्रेरित कृत्य। कॉरपोरेट और राजसत्ता के द्वारा लाखों बल्कि करोड़ों रुपए की लागत के दमखम पर होने वाली लिटफेस्ट इसके ताज़ा उदाहरण है। कल अविनाश ने इस पर बात की भी थी विस्तार से। इसके मूल में सेलिब्रेशन है। जनपक्षधर कलाओं के रास्ते के अवरोधों को दूर करना इनका प्रयोजन नहीं है। ऊपरी तौर पर लोकतांत्रिक दिखने के लिए वे थोड़ी बहुत आलोचना को भी समावेशित कर लेते हैं, लेकिन उनकी पूरी कोशिश होती है कि ऐसी आलोचनाएं अकर्मण्य किस्म की हो। कुकुरमुत्ता का दावा उस संघर्षशील जन का दावा है जिसने अपनी शक्ति पहचान ली है। उसने जान लिया है कि इतिहास का निर्माण उसके आंसू, पसीने और खून से हुआ है। साहित्य, दर्शन, अर्थतंत्र, व्यापार, कला, संगीत और क्रांति सब उसकी फलश्रुति हैं, लेकिन हर बार उसका इस्तेमाल कर उसे समय के कबाड़ में फेंक दिया गया। उसे उसका दाय कभी नहीं मिला। कुकुरमुत्ते द्वारा गुलाब को फटकारने से पूर्व निराला ने कविता में उस बाग का चित्रण किया है जो कई तरह के फूलों फलों के कारण मनोहर लग रहा है। ये सारे पेड़ पौधे बड़े जतन और सुरुचिपूर्ण तरीके से लगाए गए हैं। ये देशी अभिजन है। फारस से मंगाया गया गुलाब विदेशी अभिजन। खिलने के बाद उसका ही रोबोदाब पूरे बाग पर तारी हो जाता है। ऐसे में वहीं गंदे में अपने आप उगा कुकुरमुत्ता उसके रौब को मानने से इनकार कर देता है। अपनी बात वह यहीं से शुरू करता है, अबे सुनबे गुलाब। कुकुरमुत्ता और गुलाब तो माध्यम है। असल द्वंद्व तो नवाब और उनके नौकरों के बीच है जो कविता के दूसरे भाग में आते हैं। वे अत्यंत हीन परिस्थिति में पास ही एक मलिन बस्ती में रहते हैं। वे दरअसल पौश कॉलोनी और सुंदर पार्कों के पीछे झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग हैं।
विकट परिस्थितियों में रहने के बावजूद उनमें बोलने का साहस नहीं है। कुकुरमुत्ते की फटकार मानो उनके दिल से उठी हुई हूक है। इसी हूक में अभिजनवादी जीवन शैली के नकार के साथ यह दावा भी है कि समूची सभ्यता की निर्मिति उसके द्वारा हुई है। कुकुरमुत्ते का ऐतराज बाग पर उतरा नहीं है जितना कि बाग में साधारण लोगों के घुसने की पाबंदी पर। शास्त्रीय अभिरुचियां यदि सर्वसुलभ हों तो क्या परेशानी हो सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। शास्त्रीयता अनुशासनों का एक ऐसा घेरा तैयार करती है कि उस घेरे के भीतर जाने के लिए विशेष दक्षता की जरूरत पड़ती है। शास्त्रीयता अपनी तमाम उदारता के बावजूद या अभिजात्य अपनी तमाम उदारता के बावजूद दक्षता की कड़ी निगरानी करता है। यह निगरानी भावक और सर्जक दोनों पर समान रूप से होती है। फिर भी लोक या जन अपनी जीवन शक्ति को इससे अलग रखकर बचाए रखता है और अवसर आने पर जवाब देना भी जानता है। जैसे कविता के दूसरे भाग में नवाब अपनी बेटी बहार से कुकुरमुत्ते के स्वादिष्ट कलिया का विवरण सुनकर माली से कुकुरमुत्ता लाने को कहता है और माली जवाब देता है, कुकुरमुत्ता अब उगाए नहीं उगता। ये अंतिम हिस्सा जो है 10-12 पंक्ति, उसको मैं पढ़ करके उसी से अपनी बात खत्म करूंगा। ये कविता का अंतिम हिस्सा है दूसरे भाग का। कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी जब बहार से, नवाब के मुंह में आया पानी। बांदी से की पूछताछ, उनको हो गया विश्वास। माली को बुला भेजा, कहा कुकुरमुत्ता चलकर ले आ तू ताज़ा ताज़ा। माली ने कहा, हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा है, अर्ज हो मंजूर, रहे हैं अब सिर्फ गुलाब। गुस्सा आया, कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहां था जहां थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता। बोला माली फरमाए माफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार बसंत जी, बहुत अच्छे वक्तव्य के लिए, और उससे भी बड़ी बात, बहुत कम समय आपने लिया। हम लोग ये चूँकि अंतिम सत्र है